अच्छा अभी डेरिवेशन आगे के सब बच्चे आज बहुत लोग दिख रहे, बहुत लोग मतलब है तो कम ही। वो कहाँ गई आर्या वगैरह? एक बार जो पढ़ाया उसको देख लो, फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जहां तक हुआ है अच्छे से समझ में आ गया? अरे कौन था जो जिन्होंने पूरा क्लास किया ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लास इस चैप्टर का किसने किया है पूरा? कोई भी नहीं है जिसने पूरा किया है? और वो आज नहीं है? तो तुम लोगों ने वीडियो देखा फिर क्या किए? कुछ भी नहीं किए। अरे वीडियो डाले क्या? तो उसमें से कितने अपलोड हुए, कितने बैलेंस है? आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं करते क्या? मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए क्लियरली कि सॉलिड स्टेट में इतने टॉपिक्स है और इतने टॉपिक के वीडियो बराबर है कि नहीं है। डेट भी डालते होंगे ना वो वीडियो के साथ? हाँ, तो आर्या करती है तो उसके भरोसे पे थोड़ी रहना है। आप देखो कि बराबर वो डेट डालती है कि नहीं, टॉपिक 1 2 बराबर है कि नहीं है। 10 वीडियो बन रहे हैं अगर एक चैप्टर के, तो 10 में से आपके पास अभी तक कितने आए, कितने नहीं आए, कब तक आएंगे, और वो समझ में भी आए कि नहीं, ये सभी सवालों के जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो। हवा में काम है, हवा में, हवा में है कि नहीं है? हाँ, अभी तक जितना पढ़ाया ये रेट ऑफ रिएक्शन का आप लोगों को आना चाहिए। मतलब मेरा अगर यहाँ पे पढ़ा के हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, तो आप लोगों ने तुरंत देखना ही चाहिए। क्लास में बैठने के पहले प्रीवियस टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वीडियो कहाँ चालू, कौन सा चालू है, और आपका वीडियो कौन सा चालू है, ये एकदम 100% ऑनलाइन कर डाले आपने। ये वैसा नहीं होना चाहिए। यस, आपका कॉलेज है इसलिए आपको सपोर्ट होना चाहिए वीडियो, तो आप 100% उस पर डिपेंड हो गए हो। ये तो थी ना रेगुलर, तू तो दिखती है हमेशा। एक ही दिन ना? फिर कैसे करोगे तुम लोग? इधर तो तुम लोग एब्सेंट ही एब्सेंट। हाँ, तो फिर वीडियो का क्या किया? इसलिए बहुत सी जगह के वीडियो लगाते ही नहीं है क्योंकि बच्चे एब्सेंट रहते हैं और वीडियो भी देखते नहीं है ढंग से। सर ने कभी बोला नहीं कि इतने कितने वीडियो हो गए तुम्हारे देख के? और चेक भी नहीं करते टोटल कितने वीडियो डाले गए हैं, नहीं डाले गए। कितने टोटल वीडियो बैलेंस है डालने के? ये वीक में नहीं, क्या आपको ये पूरा काम करना है? सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में किताब लेके बैठना, कितने टॉपिक है और इसके सारे वीडियो है कि नहीं है, और उसमें से तुम्हारे कितने हो गए देख के, और मुझे बताओ कि ये तारीख को मैंने ये वीडियो देखा है। किसी को भी वो टॉपिक का ओरल पूछने वाली हूँ। ये सभी का अपडेट होना चाहिए। उसको अगर आप ऐसे ही बैलेंस रखोगे तो अभी अपना कौन सा चैप्टर चालू है ये क्लास में? चौथा पांचवा कौन सा चैप्टर चालू है? नहीं, वैसा नंबर का नहीं, मैंने कितने पढ़ाए अभी तक यहाँ पे? तीसरा है ना? तो 2 चैप्टर आपके हो गए, दो एक चैप्टर के कितने वीडियो बने? और 2 चैप्टर के कितने वीडियो बने? 20 बने कि 25 बने? इस चैप्टर का जहाँ तक हुआ उसके कितने बने? 35 बने। तो 35 में से कितने अपलोड हुए, कितने नहीं हुए, तुमने कितने देखे? समझा कि नहीं समझा? ये तुमको खुद को ही नहीं पता। अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ तो ये जानकारी मेरी क्लियर होती है, क्योंकि पेपर तो देना ही है ना। फेल होना है क्या? पैसे तो दे रहे हो ना तुम लोग, फिर कैसे काम कर रहे हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपना हो गया था, जो लोग रेगुलर आते वो लोग है ही नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के प्रॉब्लम भी हो गए थे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ। ये मुझे ये हफ्ते में ये काम क्लियर चाहिए, समझा?
और तुम सभी के पास ये लिखा होना चाहिए सॉलिड स्टेट 15 वीडियो टोटल, ठीक है, अपलोडेड कंप्लीट। समझ में आया? ऐसे तुम्हारे सबके कॉपी में चाहिए। उसके बाद कौन सा पढ़ाया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 15 वीडियो 100% अपलोडेड अपने आपके चैनल पे, ठीक है। उसमें से मैंने इतने देखे, ये सबका डाटा मुझे दिखना चाहिए आपको। ये मैं पूछूंगी अगले थर्सडे को, समझा? सभी के पास से अच्छे से पूछूंगी। ये आगे ना भूमिका क्या बोलते, तो कहाँ तक हुआ था लास्ट अपना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, हेडिंग डालो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, बैठ जा बैठ जा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन लिखा। इसमें लिखो, वीडियो ऑन कर दिया है क्या? तो ये अभी तक जो मैंने बकवास की वो, हाँ तो ये बकवास ही बोलना पड़ेगा ना, वो रिकॉर्ड करके चैनल पे मत डालना। लिखो इसमें, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नंबर वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना, एलिमेंटरी रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना, एलिमेंटरी रिएक्शन। सेकेंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सेकेंड नंबर डाल के लिखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखना मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप लिखा। नंबर वन फिर से डालो, वन स्टेप रिएक्शन और एलिमेंटरी रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन और एलिमेंटरी रिएक्शन लिखा। इसमें लिखो, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप लिखा, सिंगल स्टेप एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, अभी चालू हुआ, बैठ जा, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर, and cannot be broken down into further simple reaction, simple reaction. For example, O3 gas arrow O2 gas plus O gas। देखो अभी मैंने हमने जो टॉपिक चालू किया है, आपने लोगों ने लिखा है रिएक्शन के दो प्रकार होते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, समझ में आया? तो कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लेने के लिए हमको 4-5 स्टेप जाना पड़ता है, या 2 से ज्यादा स्टेप जाना पड़ता है, बराबर है? तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है उसे हम एलिमेंटरी रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? ये इसका और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। ये एलिमेंटरी रिएक्शन है, सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है। जब मैं ऐसी रिएक्शन बढ़ाऊंगी आपको जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन आएंगी? कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? मल्टी स्टेप रिएक्शन। चलो ये एग्जाम्पल लिखो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन लिखो। द रिएक्शन विच अकर, द रिएक्शन विच अकर in more than one step
इन मोर देन वन स्टेप लिखा, called as complex reaction, called as complex reaction. नेक्स्ट लाइन में लिखना, हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसके बाद डेरिवेशन है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डाली मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, लिखो इसमें, द मॉलिक्यूलरिटी इंडिकेट, the molecularity indicate how many reactant molecules are involved in reaction, are involved in reaction। नेक्स्ट लाइन में लिखना, फॉर एग्जाम्पल the reaction in which if there is only one reactant molecule, there is only one reactant molecule, देखा, such reactions are known as unimolecular reactions। यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल सेम यही रिएक्शन लिखो, आप देख सकते हो जो बोर्ड पे रिएक्शन लिखी है उसमें एक ही रिएक्टेंट है ना, तो जितने रिएक्टेंट वो है उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 रहेगी इस रिएक्शन की, बिकॉज ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व। समझ में आया तो यही सेम रिएक्शन लिखो और नीचे लिखना, इन दिस रिएक्शन ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, in this reaction only one reactant molecule is involved, therefore this reaction is unimolecular, or molecularity is 1, therefore this reaction is unimolecular or molecularity is 1, लिखा। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना, मॉलिक्यूलरिटी इज 1, लिखा ना। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, इन सम रिएक्शन two reactants are involved, for example O3 gas plus O gas arrow 2 times O2 gas, लिखो ये रिएक्शन। देखा क्या, लिखो, इन दिस रिएक्शन two reactant molecules are involved, therefore molecularity of the reaction is 2, and they are called as
and they are called as bimolecular reaction. Bimolecular reaction लिखा. रिएक्शन लिखा ना. नेक्स्ट हेडिंग डालना. डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड molecularity of the reaction. Difference between order of the reaction and molecularity of the reaction. तो आप दो कॉलम करो अपने कॉपी के. ये समझ में आ गया ना जो आपने लिखा. अपने कॉपी के दो पार्ट करेंगे आप. एक साइड में लिखना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और एक साइड में लिखना मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन. समझ में आया. ऐसे दो पार्ट करो. ज्यादा लंबा मत करना. नॉर्मल 3-4 पॉइंट आएंगे दोनों साइड में. जैसे लगते जाएंगे वैसे लाइन लेते जाना. पहले से लाइन खींच के मत रखो. हो गया. दोनों साइड में लिखिए. पहले कॉलम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरे इसमें मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन लिखा. चलो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में पहला पॉइंट. इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है. इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. मॉलिकुलरिटी साइड में लिखो पहला पॉइंट. इट इज थ्योरेटिकली डिटरमाइंड. इट इज थ्योरेटिकली डिटरमाइंड. ऑर्डर में लिखो सेकेंड पॉइंट. ऑर्डर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ. Order is defined as the sum of powers of the concentration terms. Sum of powers of the concentration terms of reactant. The concentration terms of reactants. लिखा. concentration term of reactant which are appear in the rate equation. Which are appear in the rate equation. Molecularity में लिखो सेकेंड पॉइंट. It is defined as the number of reactant molecules. It is defined as the number of reactant molecules taking part in the reaction, in the elementary reaction. Number of reactant molecules taking part in the elementary reaction. मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन. समझा क्या. एलिमेंटरी मतलब सिंगल स्टेप. याद रखना इस चीज को. एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन. जो भी आपकी रिएक्शन है सिंगल स्टेप में होती है. उसमें जितने भी रिएक्टेंट रहेंगे, 2 है तो बायोमोलिकुलर, 1 है तो यूनिमोलिकुलर, 3 है तो ट्राइमोलिकुलर, ऐसे नाम रहेगा. समझ में आया. स्टाइकियोमेट्री मतलब क्या होता है. जो भी आप रिएक्टेंट लेते हो ना उसके सामने वाला. ये देखो इसकी स्टाइकियोमेट्री 2 है. समझ में आया. स्टाइकियोमेट्री मतलब सामने वाला नंबर. ठीक है. उसे स्टाइकियोमेट्री कहेंगे आप. मॉलिक्यूलर मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं वो देखो. उसकी कितने संख्या में वो उससे मतलब नहीं. सपोज इसके सामने 4 है, इसके सामने 3 है तो मॉलिक्यूलरिटी 7 नहीं है. ये 2 ही रिएक्टेंट है ना. रिएक्टेंट कितने हैं. 2 ही है ना. तो मॉलिक्यूलरिटी है बायोमोलिकुलर 2 है. मॉलिक्यूलरिटी 2. और अगर मैंने आपको स्टाइकियोमेट्री पूछा इसकी कितनी है और इसकी कितनी है 3. समझ में आया. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 चीजें आपके पास. मॉलिक्यूलरिटी और दूसरा है स्टाइकियोमेट्री. ये दोनों समझ में आ गया. अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसे निकलते हैं. रेट लॉ से. रेट इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है ना.
एक है O3। इस ब्रैकेट को मोलर कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट कहते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्टेंट का इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्टेंट का, और इनके ऊपर जो पावर रहते हैं ना, इसको x इसको y, और ये x और y मतलब इनके सामने की ये नंबर नहीं है, ये x और y एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ये पावर जो है ना x और y एक्सपेरिमेंटली, सपोज x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू भी है 1, तो आपको ऑर्डर निकालना है ना, ऑर्डर, तो ये x प्लस ऑर्डर का फॉर्मूला है x प्लस वाई। इधर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ऑर्डर कितना निकला। तो ऑर्डर निकालने के लिए आप लोगों को रेट लॉ लिखना बहुत जरूरी है। तो जो भी रिएक्शन आपको दी रहेगी ना, उस पर रेट लॉ लगाने का। रेट लॉ लगाओगे मतलब क्या करोगे, रेट इज इक्वल टू के लिखना। हर एक जो रिएक्टेंट रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर का पावर आपको दिया रहेगा। क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटली निकलता है ना ऑर्डर। आप तो थियोरेटिकल पेपर दोगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो आप एक्सपेरिमेंट थोड़ी करते बैठोगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक तो डायरेक्ट दिया रहेगा, ये रिएक्शन में ये सेकंड ऑर्डर है, ऐसा बोला रहेगा। ऑर्डर ऑफ O3 इज 2, हो गया ना, O3 के ऊपर आ गया ना 2, बोला ना, ऐसा कुछ ना कुछ बोला ही रहेगा, जिससे आपको क्लू मिलेगा कि ये O3 के ऊपर 1 लिखना है कि 2 लिखना है, इसके ऊपर क्या लिखना है। समझ में आया क्या। बिकॉज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप एक इक्वेशन सेट कर सकते हो आप लोग, जैसे कि मुझे ये रिएक्शन दी है और मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बनाना है, तो मैं इसके ऊपर रेट लॉ लगाऊंगी। रेट इज इक्वल टू के, रेट मतलब क्या, स्पीड, रिएक्शन की स्पीड। समझ में आया क्या, रिएक्शन की स्पीड मतलब ही रेट इज इक्वल टू के। ये रिएक्टेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, और इनके ऊपर जो पावर है, ये पावर मैंने अपने मन से नहीं दिए, ये एक्सपेरिमेंट में निकले हुए हैं। तो इन दोनों पावर की प्लस करो, आपको ऑर्डर पता ही चलेगा। समझा गया। तो इसी रिएक्शन को लेके हम तीनों पॉइंट को क्लियर करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी 2, स्टाइकियोमेट्री इसकी 1 है, इसकी 1 है, ऑर्डर इसके ऊपर रेट लॉ लिखा, इसके ऊपर 1 1 1 2। समझ में आया, आई तीनों चीज समझ में, तीनों भी चीज आपको क्लियरली समझा के दे दी है मैंने। मॉलिक्यूलरिटी, स्टाइकियोमेट्री, ऑर्डर, समझा। रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये होल नंबर है, ऐसा फ्रैक्शन भी हो सकता है। समझ में आया। बट मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हमेशा होल नंबर, एक पर्टिकुलर इंटीजर रहेगा, है ना। ऐसा हो सकता है क्या, ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है ना। एक तो रिएक्टेंट, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ क्या रहेंगी। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1, एक ही रिएक्टेंट है ना, तो 1। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी आधा है, ऐसा हो सकता है क्या, ये रिएक्शन है, इसमें आधा ही रिएक्टेंट लिया है, मतलब ये O3 ऐसे आधा लिया, ऐसा हो सकता है क्या। एक तो मॉलिक्यूलरिटी 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन रह सकती क्या, नहीं रह सकती। मॉलिक्यूलरिटी मतलब जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट से मतलब अपना संबंध रखता है, पर उसके लिए आपको रेट लॉ लिखना पड़ेगा, के लिखना पड़ेगा, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इनके जो पावर है ये दिए रहेंगे। अगर इनका पावर ऐसा दिया है और आपको पूछा ऑर्डर बताओ रहे, तो प्लस कर देना डायरेक्ट। समझ में आया, ऑर्डर 3 है पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। समझ में आया क्या, सभी को समझा क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या चालू था, मॉलिक्यूलरिटी में सेकंड पॉइंट चालू था कि हो गया। ऑर्डर में थर्ड पॉइंट लिखो। ऑर्डर में भी इंटीजर, फ्रैक्शन, ऑर्डर में भी इंटीजर और फ्रैक्शन और जीरो, ऑर्डर में भी इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो लिखा। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी में लिखो थर्ड पॉइंट, इट इज इंटीजर। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, रिएक्टेंट तो रहेगा ही, इट इज इंटीजर। वो जहाँ कभी जीरो हो सकता है ना ही कभी फ्रैक्शन हो सकता है। समझ में आया, किसी भी रिएक्शन में एक तो रिएक्टेंट होगा ही, है ये नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे हम, यही एग्जाम्पल लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन में फॉर एग्जाम्पल हम इसके ऊपर, एक मिनट रुको, ये रिएक्शन देती हो, ये वाली मत लिखो, ये आपको रिएक्शन दे रही हूँ, इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी वो एक ही रिएक्शन को पकड़ के
हम उस एक ही रिएक्शन का ऑर्डर भी निकालेंगे और उसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी भी निकालेंगे। तो ये आपके सामने रिएक्शन है, ध्यान दो इधर, ट्वाइस NO गैस प्लस ट्वाइस H2 गैस एरो N2 गैस प्लस ट्वाइस H2O। अभी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। ये एक रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट। स्टाइक्योमेट्री पूछा तो इस NO2 की 2 है और H2 की 2 है। और ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर आपको निकालना है, तो रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है, इसके ऊपर के पावर। तो NO2 का पावर आपको दिया है, यहाँ पे NO2 का 2 दिया है, इसका कुछ भी नहीं मतलब 1 रहता है। तो ऑर्डर निकालना है आप लोगों को, तो रेट एक्सप्रेशन आपके पास है ना, तो ऑर्डर निकाल सकते हो, x + y 2 + 1 3। समझ में आया क्या? कितना आसान है। तो आप लोग ये रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में भी लिखोगे और ये रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी पार्ट में भी लिखना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में पूरा सॉल्व करना, मॉलिक्यूलरिटी पार्ट में लिखना 2 रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व, मॉलिक्यूलरिटी इज 2। समझ में आया ना? चलो लिखो। जिसको नहीं समझा हो पूछो, क्योंकि अभी हम डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले। लिखना आएगा क्या? ये लिख के दूं? हो गया? उसके बाद रीडिंग डालो, दोनों साइड में 4-4 पॉइंट हो गए। उसके बाद रीडिंग डालो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाया आप लोगों को, आता है क्या? नो। अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं एग्जाम को, गिन लो, उल्टी गिनती चालू कर दो अगर आप लोगों ने अभी भी सीरियसली पढ़ाई नहीं किया तो। वो वीडियो का तो मुझे अगले थर्सडे तक रेडी चाहिए, ध्यान में रखना है बात, ठीक है। हेडिंग डाला इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अभी आपने डिफरेंशियल रेट लॉ देखा है, d/dt वाला बनाया ना, उसका उपयोग करके आपको इंटीग्रेटेड बनाना है, ठीक है। थोड़ा हम लिख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, चलो लिखो। initially differential rate law was introduced and this differential rate law indicate and this differential rate law indicate how rate of reaction मतलब ही रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन जल्दी होना चाहिए कि नहीं, 10-15 साल लगना चाहिए क्या? लिखो हाउ रिएक्शन स्पीड, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखा आपने? रेट ऑफ रिएक्शन depend on concentration of reactant
concentration of reactant in terms of derivatives, in terms of derivatives लिखा. नेक्स्ट लाइन में लिखा, लिखो द डिफरेंशियल रेट लॉ आर कन्वर्टेड इनटू the differential rate law are converted into integrated rate law. The differential rate law are converted into integrated rate law. समझ में आया? नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ are studied for नंबर 1, नीचे की लाइन में लिखो नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नंबर 2 जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नंबर 3 pseudo first order reaction, PSEUDO. हाँ, pseudo first order reaction लिखा. अब फिर से नंबर 1 डालो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लिखा. चलो अब इधर ध्यान दो, आप लोगों ने क्या हेडिंग डाली, इंटीग्रेटेड रेट लॉ. आपको पता है डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन बनता है. जो भी चीज डेरिवेटिव रहती है, अगर आपने उसको, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस, है ना, और इंटीग्रेशन मतलब प्लस करना, इंटीग्रेट करना. ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के रूल भी लगाने हैं, सिर्फ गर्दन नहीं हिलानी है, इसको पेपर में भी अच्छे से छुड़ाना है. तो हम एक रिएक्शन लेंगे, कंसिडर अ रिएक्शन A टू P फॉर प्रोडक्ट, A फॉर रिएक्टेंट. इसके ऊपर डिफरेंशियल रेट लॉ लगाएंगे. अप्लाई, आपको लिखना नहीं, इधर ध्यान देना है. अप्लाई डिफरेंशियल रेट लॉ. आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस और एवरेज, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखे थे ना. तो ये डिफरेंशियल हम लिखेंगे, कैसा रहता है ये, माइनस डी अपॉन डी टी. देखो रेट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये लिखा था कि शुरुआत में, याद है क्या? हाँ, रिएक्टेंट जब भी लिखते हो तो माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होते जाता है और प्रोडक्ट बनते जाता है. समझ में आया? इसलिए धीरे इसके सामने क्या लगाया, माइनस साइन. समझ में आया क्या? और दूसरा हमारा रेट लॉ के हिसाब से रेट इज इक्वल टू क्या है, के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. अरे है कि नहीं है? चाहे आप डी अपॉन डी टी फॉर्म में लिखो तो भी आपको रिएक्टेंट से ही वास्ता रहेगा, चाहे आप इसको के वाले फॉर्म में लिखो तो ही रिएक्टेंट से ही वास्ता रहेगा. समझ में आया? सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आएंगे, क्योंकि डी अपॉन डी टी ये बताना चाहता है आपको कि समय के साथ, टी मतलब टाइम है ना, समय के साथ रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है. आया समझ में मैंने क्या बोला? और आप देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2. ये दोनों भी रेट है, LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम 1 and 2, इधर ध्यान दो, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए. अभी हम सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बराबर है ना, ए के पास ए लेके जाएंगे, या आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा. तो देखो ये माइनस साइन भी उधर ही भेज देती हूँ, डी ए अपॉन ये नीचे आएगा, और ये के पास है डी टी चला जाएगा, माइनस साइन में दे दो उधर ही. समझ में आया? ये माइनस साइन में उधर दे दिया. अभी हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
फ्रॉम लिमिट, लिमिट लगाएंगे हम ए के लिए लगाएंगे A0 to 80, ये क्या होता है मैं बताती हूँ। और टाइम टी के लिए भी लगाएंगे, टी है ना, ठीक है। 0 से लेके टाइम के लिए हम लगाएंगे 0 से लेके टी तक, टी मतलब जब तक रिएक्शन होंगी तब, 0 मतलब जब रिएक्शन चालू होने की थी, है ना, तब हम उसको क्या पकड़ेंगे, 0 पकड़ सकते हैं। और जब तक 1 बजे तक, जैसे 1 बजे तुमने रिएक्शन चालू कर दी थी, है ना, जैसे अभी रिएक्टेंट लेके रखा है, टाइम अभी 0 है, स्टार्ट रिएक्शन स्टार्ट, तो 0 से आगे टाइम बढ़ेगा ना, ठीक है। और ये A0/80 क्या है, ये A0 और 80 मतलब इसका ये होता है, ए का मतलब होता है रिएक्टेंट, ए क्या है यहाँ पे, ए जब शुरुआत में लिया था इनिशियली, है ना, जैसे कि अभी रिएक्टेंट मैंने लिया 100 ग्राम, तो ये इसका इनिशियल है। और जैसे रिएक्शन चालू हो गई तो कुछ समय के बाद अगर मैंने देखा तो ये हो गया 20 ग्राम, तो उस समय का जो रिएक्टेंट है वो 20 ग्राम है ना बचा, तो उसको हमने बोला 80। टी का टी इसलिए लगाया क्योंकि कुछ समय के बाद हुआ ना ये, तो इसलिए टाइम लगा दिया वहां पे, समझ में आया। और इसको A0 इसलिए लगाया कि ये ओरिजिनल है, इनिशियल। 100 ग्राम लिया, 200 ग्राम लिया, तो सिंबल तो देना ही पड़ेगा ना। तो हम अभी इसको दोनों साइड से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आया। चलो ध्यान दो इधर, ये तो मैंने रफ में समझाया। ये A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 80 मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। तो आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो, किताब में लिखा नहीं है और आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, वेयर A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए है ना, और 80 का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, समझा गया। कॉन्सेंट आप फुल फॉर्म लिखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान दो। पहले मैं ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेती हूँ, dA/A, और इधर क्या रहेगा, -K/dt, बराबर है। उसके बाद हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन है यहाँ पे dA/A, है ना, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, मतलब इनिशियल टू फाइनल, सॉरी ये इनिशियल है ये फाइनल है, इनिशियल हमेशा नीचे रहता है पता है ना, और फाइनल यहाँ पे रहेगा ऊपर। और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर ये dt, इसका लिमिट 0 से लेके t तक, समझ में आया। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इज इक्वल टू ln x, पता है क्या, log x, आपको तो फॉर्मूला ही पता नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x का फॉर्मूला होता है log x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह a है ना, dA/a, तो log a, x था तो log x, a है तो log a, तो इसका आंसर होगा log a। और इसकी ये जो लिमिट है, ये लिमिट दिख रही ना, ये बॉक्स के बाहर यहाँ पे लगा देना। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज्यादा कमजोर है, ध्यान में रखना, ऐसे ही करोगे आप फेल हो जाओगे सभी के सभी। ये जो है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कट, और ये टी बाहर अगर अगला टी, इसकी लिमिट लगा दो यहाँ पे 0 से टी। लिमिट सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऊपर की लिमिट ए की जगह डालो पहले, फिर नीचे की लिमिट डालना। तो पहले इस ए की जगह आएगा 80 माइनस, फिर ये ए की जगह, ये ए की जगह आपको डालना है A0, समझा। इधर आप डालोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब टी की जगह तो टी डालोगे, लोअर लिमिट है 0, समझा क्या। उसके बाद log a माइनस log b का फॉर्मूला कभी सुना है क्या, log a माइनस log b, log a बाई b, तो ये log a अपॉन b, समझ में आया क्या, इज इक्वल टू माइनस के, टी माइनस 0 तो टी आएगा, समझ में आया क्या। अभी आप लोग क्या करोगे, इसको उल्टा कर दो, ए को ऊपर ले लो, टी को नीचे, उल्टा करने से माइनस साइन आएंगे ना बाहर, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कट हो जाएंगे। तो आप लोग इधर देखो, यहाँ पे हम लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, ln A0 ऊपर आ गया और ये 80 नीचे आ गया, हाँ, तो ये माइनस साइन दे देती हूँ यहाँ पे, स्टेप हम स्किप नहीं करेंगे,
ताकि सबको समझ में आ गया। दोनों साइड की माइनस साइन कट हो गया, तो ये हो गया ए नॉट अपॉन ए टी बराबर है, और ये हो गया के टी। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाय बी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, लॉग ए बाय बी हो गया, ये तो लॉग फॉर्म में हो गया। अगर लॉग उधर भेजा तो उसका एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, पता है ना? अरे आपको पता है क्या, लॉग अगर उधर भेजा तो देखो ये ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है, तो ये लॉग को उधर भेज दिया। आप चाहो तो ये जो एल एन है, ये एल एन मतलब नेचुरल लॉग होता है, एल एन मतलब नेचुरल लॉग, इसको कॉमन लॉग में भी कर सकते हो, लॉग एलओजी फॉर्म में। तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तो हम वो भी कर लेते हैं। आप चाहो तो ये भी एक पॉसिबल हो सकता है। तो 2.303 लॉग टू द बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी है कि नहीं, इज इक्वल टू के टी। मतलब एल एन की जगह मुझे अगर लॉग 10 करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी जैसे का वैसे ही लिखा है, समझा गया? तो ये भी एक इक्वेशन है, इसको हम थर्ड नंबर देते हैं, इसको फोर्थ, ठीक है। अगर आप टी इज इक्वल टू निकालना चाहते हो या के इज इक्वल टू, तो टी को इधर भेजना पड़ेगा, तो मैं सीधा लिख लेती हूँ इधर 2.303 log to the base 10 molar concentration of initial A naught and after time t the concentration of reactant। अगर मुझे K इज इक्वल टू निकालना है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है ना आपको, K मतलब रेट कांस्टेंट होता है, तो K इज इक्वल टू निकालना है, T नीचे जाएगा ना, तो 2.303 ये डिवाइड में जाएगा इसके नीचे T log to the base 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। समझ में आया? यह हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला, वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। समझ में आया? तो फिर से एक बार देखेंगे, जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो अच्छे से। पहले तो आप एक जनरल रिएक्शन ले लेना, ए टू पी ले लिया, ए टू पी, उसके बाद इसके ऊपर डिफरेंशियल रेट लॉ भी अप्लाई करना और अपना रेट लॉग वाला भी, के वाला भी करना, दोनों अप्लाई करना। तो इसके ऊपर अगर ये करते हैं डी अपॉन डी टी वाला, तो माइनस साइन का लगाते हैं, ये रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए प्लस, पता है आपको? अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। और ये रेट लॉ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अभी लगाए थे ना ऑर्डर निकालने के लिए हमने, समझ में? इसके ऊपर कुछ नहीं, यानी वन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, वन है। एक्स प्लस वाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाई वाला कोई है क्या बाजू में, नहीं है। तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी क्या होगा, तो हमने सेपरेट कर दिया वेरिएबल को, ये ए नीचे टी डी टी उधर, माइनस साइन भी उधर, समझ में आया? उसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाया, यहाँ पे ए है ना, तो इसको लिमिट लगेंगी ए नॉट से लेके ए टी, यहाँ पे टी है तो इसको लिमिट लगेंगी 0 से लेके टी। ये देखो यहाँ पे लिमिट लगाया, कहाँ गया, हाँ ये है। उसके बाद इसको फॉर्मूला लगाया वो डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह कौन है, ए, तो ये लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों लिमिट जैसे बाजू में जैसे का वैसे, इधर साइड डी अपॉन और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कभी पास है तो कट जाएगा। तो ऐसा मत सोचना यहाँ पे क्यों नहीं कटा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं कटा क्योंकि ये फॉर्मूला है, जब भी ऐसा डी टी डी एक्स रहा तो ये कट जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही आपको पूछा आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है क्या, तो ये टी बच गया अकेला, और ये 0 टू टी, समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे अपर लिमिट सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट डालना माइनस लोअर लिमिट डालना, इसकी जगह अपर लिमिट डाला माइनस, इसकी जगह लोअर डाला के, इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0, हमेशा ध्यान में रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टीचर जो वर्डिंग का यूज करते हैं ना उसको पकड़ना, क्या बोला था रे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोल रहे बार बार, याद रखो इस चीज को। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लॉग ए माइनस बी लॉग बी लॉग ए बाई बी लग गया, लॉग ए बाई बी माइनस के टी, उल्टा कर लिया, माइनस साइन को हटाना था मुझे, इसको उल्टा कर दिया, इधर माइनस साइन है, दोनों साइड से माइनस साइन कट गई, ये बचा। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2.303 से करना पड़ता है, जो मैंने कर दिया, ठीक है। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, अगर मुझे इक्वेशन को शो करना है तो के इधर ही रखना, टी नीचे जाएगा, बस मैंने इसको ऐसा सीधा कर दिया, समझ में आया? आप चाहो तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी दिखा सकते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाने के लिए इधर का दिखता है कि या मेरे में, हाँ, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखो, इसका भी बता सकते हो आप या इसका भी बता सकते हो। इसको इक्वेशन में 4 देती हूँ, इसको 5, इसको 6 और इसको 3,
इक्वेशन 3 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3। तो देयरफॉर 3 इंप्लाइज क्या, इक्वेशन 3 ln concentration of AT अपॉन concentration of A0 इज इक्वल टू माइनस KT। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखो, AT अपॉन A0 इधर ही रखने का, और ये जो है ln उसको उधर भेजोगे तो e टू द पावर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ पे जो भी टर्म रहेंगी वो e के ऊपर चली जाएंगी पावर में। समझ में आया? तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको भी इक्वेशन 7 दे सकते हो आप। समझ में आया? तो ये अलग अलग फॉर्म है किसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? इससे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ln वाला फॉर्म, log टू द बेस 10 वाला फॉर्म, k इज इक्वल टू, सब ये इक्वेशन शो कर सकते हो। ठीक है, चलो लिखो। किसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। टाइम कितना हुआ? आ गया ना सभी को समझ में?